बिल्कुल लिख सकते, लिख सकते हैं। ट्रांसलेट तो करना होता है, अपने वर्ड में कर दें, एग्जैक्टली कर लें। अगर एग्जैक्ट नहीं कर सकते तो मैप बना दें और दूसरी उसका सिर्फ मैसेज लिख दें। बहुत सारे वेज हैं। डायग्राम भी बना, डिपेंड करते हैं ऑन द टॉपिक। जो डाटा है, डाटा की फॉर्म तो आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। ये 2-3-4 क्वेश्चन थे। एक है कैन वी राइट टेबल्स डायग्राम इन ऐसे, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में लिखना किधर है? वो पैराग्राफ में जब आप अपना आइडिया दे दें, आइडिया के बाद आप जब एक्सप्लेन कर लें, डिस्कशन वाले पार्ट में आप टेबल या डायग्राम बना सकते हैं। और ये डेफिनेटली स्पोर्ट में होती है, उस आर्ग्यूमेंट में जो आप देना चाह रहे होते हैं, और डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर भी। आप ज़ाहिर है गालिब के ऊपर लिख रहे होंगे तो उसकी तस्वीर तो नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर आप कोई साइंस का टॉपिक है, कोई इकोनॉमी का टॉपिक है, वहाँ पे आप कोई फिगर देना चाहते हैं, कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो इन इट सेल्फ इट इज़ नॉट बैड। दूसरा है कैन वी यूज़ हेडिंग्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन। आप थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेटली आपको हेडिंग देनी है, लेकिन देनी कहाँ पे है? शुरू में देनी है। जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं या कंक्लूजन में लिखते हैं, वहाँ पे हेडिंग नहीं देते। फिर है इंट्रोडक्शन की क्या हेडिंग दी जा सकती है? इंट्रोडक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका पहला पैराग्राफ इन इटसेल्फ बताता है कि ये वो है। फिर है एक्सप्लेन थीसिस स्टेटमेंट वेयर टू प्लेस इट बिफोर और आफ्टर आउटलाइन। एक्सप्लेन मैंने पहले कर दिया है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या, फ़र्क क्या है ओपिनियन में, थीसिस स्टेटमेंट फैक्ट। लिखनी किधर है? मैंने ये भी बताया कि 3 जगहों पे लिखनी है, एक शुरू में लिखनी है, एक इंट्रो में लिखनी है और एक कंक्लूजन में लिखनी है। फिर है आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स मैटर बिल्कुल करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, कोई एक आध का मिस्टेक हो तो थोड़े बहुत हों तो चल जाता है, अगर आपके जगह जगह पे ही खड्डे हों तो फिर मसला पड़ जाता है। हाउ टू डिस्क्राइब आइडिया विद आर्ग्यूमेंट, के वन एग्जांपल। आपका आर्ग्यूमेंट है, लेट्स से आप कहते हैं कि आपका थीसिस स्टेटमेंट है कि फ्यूचर जो है डेमोक्रेसी का वो ब्राइट है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब आपने इसका एक आइडिया बनाया, आर्ग्यूमेंट बनाया कि इसको मैं कैसे सपोर्ट करूं। आप कहते हैं ब्राइट इसलिए है कि अब हमारी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है। ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान में और द पीरियड ऑफ ईयर्स जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो बड़ी है, जिस वजह से मुझे लगता है कि अब ये जो ये प्रोटेक्ट करेगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। या अब इसको आप सपोर्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि अब लोग जो हैं वो हर इशू के ऊपर रिएक्ट करते हैं, मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल ये वो एट्सेट्रा, तो ये दैट कैन बी एन एग्जाम्पल। पंक्चुएशन इन एसेस, पंक्चुएशन मेरा ख्याल है जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस ज़्यादातर आपका कॉमा इस्तेमाल होता है, फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है, बहुत कम होता है कि आप बाकी जो फॉर्म्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन डेफिनेटली जो भी आपका ये क्लैरिटी है कि उसमें आपने देनी होती है, इससे पंक्चुएशन से आती है। आप जितनी भी प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे उतनी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, जितनी कम करेंगे कम। लेकिन अगर इसकी वेटेज की बात करें तो वो कोई इतनी ख़ास, उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये वेटेज है ये वेटेज। ये इनके कुछ 4-5 क्वेश्चन थे। अब हमारा जो नेक्स्ट, अब अपने हम उसी पे आ जाते हैं टॉपिक पे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम जनरल जो है वो ख़त्म कर लें। हमने थीसिस स्टेटमेंट पढ़ ली कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या। अब हमने देखना है कि थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो हमने 3 चीज़ें
डिस्क्राइब की, हमने कहा कि ऐसे है क्या। ऐसे के बारे हमने ये कहा कि ऐसे के अंदर दो चीज़ें हैं, नंबर 1 ओपिनियन है और नंबर 2 सब्सटेंशिएशन है, सब्सटेंशिएटिंग ओपिनियन। ये दो इसके कार्डिनल बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हम अभी तक डिस्कशन करते रहे हैं। और इन्हीं दो चीज़ों को ही डिस्क्राइब करने के लिए, इन दो चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ऐसे का। स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हमारा पार्ट है इंट्रो, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। ये 3 पार्ट है। अब हम इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं? इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं ओपिनियन को अकोमोडेट कर, टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, उसके लिए इंट्रो लिखा जाता है। जो सब्सटेंशिएशन है ये हमेशा जो बॉडी है सब्सटेंशिएट करने के लिए हम बॉडी लिखते हैं ऐसे की। और इंट्रो का स्ट्रक्चर ही इसलिए डिज़ाइन है कि उसके अंदर ओपिनियन एक्सप्रेस हो सके। बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसके अंदर हम सब्सटेंशिएट कर सकें। और तीसरा हमारा पार्ट है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? हम रीइटरेट करते हैं, रीइटरेशन ऑफ ओपिनियन। जो हमने ओपिनियन बनाई है यही वाली, इसी को इसके अंदर रीइटरेट कर देते हैं। तो और इसका स्ट्रक्चर भी इसी कंटेक्स्ट में है। तो ये 3 पार्ट हैं। इंट्रो हम क्यों लिखते हैं? ओपिनियन के लिए। बॉडी क्यों लिखते हैं? सब्सटेंशिएट करने के लिए। कंक्लूजन क्यों लिखते हैं? रीइटरेट करने के लिए अपनी ओपिनियन को। ये 3 हमारे एक बेसिक याद रखने हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में ये हमारा इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, फिर हम बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम कंक्लूजन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ही बताया है कि 3 पार्ट हैं, हुक, ब्रिज और थीसिस। इंट्रोडक्शन 3 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। उसको क्या कहते हैं? हुक, ब्रिज एंड थीसिस। अब ये एक चीज़ है, ये मैंने इसको एग्जाम्प्लीफाई किया है। हमने जो यहाँ पे पढ़ा है, हमने इसी कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इंट्रोडक्शन की 4, 5, 6 करैक्टरिस्टिक बताई थी कि इंट्रोडक्शन जनरल स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एंड होता है। लेट्स से हमने कहा था ये इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? जनरल पार्ट। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? इंटरलिंकिंग पार्ट। और तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पार्ट। यही हमने पढ़ा था ना कि इंट्रो स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, जनरल पार्ट, इंटरकनेक्टिंग पार्ट और अब ये जो जनरल पार्ट है, यहां पे क्या दिया जाता है? जनरल आइडिया। कनेक्टिंग पार्ट में क्या दिया जाता है? कनेक्टिंग आइडिया। और स्पेसिफिक पार्ट में क्या दिया जाता है? थीसिस स्टेटमेंट। अब इसी को ध्यान में रखना है, इसी को रिफ्रेज किया गया है दूसरी लैंग्वेज में। ये जो पहला है इसको क्या कहते हैं? हुक। समझ गए आप? हुक को क्यों? यहां हमने जनरल पार्ट का मकसद क्या बताया था? अटेंशन चेक करना, उसका ज़हन बनाना और उसकी अटेंशन ग्रैब करना। यही 2 मकसद है ना। इसने यहां पे हमने लिखा है टू हुक, यही मकसद है, उसकी अटेंशन लेना और उसका ज़हन बनाना, उनको टॉपिक की तरफ लेके आना, टू हुक। तो ये पहला पार्ट है। इसमें लिखा है अटेंशन एंड अटेंशन ग्रैबिंग स्ट्रेटेजी that engages the reader no matter what technique you use, be original, take a risk, boring writing is predictable writing, do something different। हुक के बारे में देखो, समझ गए? अब जो हुक जनरल आइडिया है, हमने जो अपना डिस्कस किया था वो हमने क्या कहा था? जनरल पार्ट लिखने के 2 वे हैं। कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यही कहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या है? अगर आप हुक करें किसी को एग्जाम्पल के थ्रू, कोटेशन के थ्रू, इंसिडेंट के थ्रू, शेर के थ्रू, वर्स के थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वे। और अगर आप किसी को हुक करें थ्रू
डायरेक्ट आइडिया, तो वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो सो यही दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि अटेंशन ग्रैबिंग स्ट्रेटेजी है, इसकी और कोई वैल्यू नहीं कि हम उसकी अटेंशन लेते हैं, उसका ज़ेन बनाते हैं। ये पहला पार्ट है इंट्रो का। जो दूसरा पार्ट है दैट इज ब्रिज, जिसको हमने कनेक्टिंग कहा, इंटरकनेक्टिंग पार्ट। ब्रिज दो चीज़ों को मिलाता है ना, वो इस जनरल को और स्पेसिफिक को आपस में मिलाएगा। यहाँ पे वो हुक करेगा, ब्रिज कनेक्ट करेगा और देन रीडर किस पे पहुंच जाएगा? थीसिस पे पहुंच जाएगा। यहाँ भी यही है, जनरल स्पेसिफिक और जनरल कनेक्टिंग एंड स्पेसिफिक। अब ये उसने मिसालें दी हैं कि हम कैसे एक उसने टॉपिक एक लिया, अब बुक के बारे है, वो कहते हैं जनरल उसने बात स्टार्ट की है कि रीडिंग अ बुक इज अ बिट लाइक एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंट सीजन थ्रू आउट द ईयर। As the end draws closer, white pages do turn a golden yellow or brilliant orange and fall from the binding. But a careful reader will notice a subtle change in moods, themes, settings or characteristics. अब ये उसने एक जनरल अटेंशन ग्रैबर के तौर पे इस्तेमाल किया है। उसकी ये थीसिस नहीं है। थीसिस उसकी क्या है? अब ये उसकी एक राइटर है जिसके बारे में उसने लिखना है। अब राइटर क्या है? ओपिनियन उसकी क्या है कि मेंग फोंग हु पर्पसफुली चेंजेस हर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट की लेसन्स ऑफ फेथ एंड ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये अब उसने किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे ओपिनियन दे रहा है कि वो राइटर कैसा है। अब ये तो उसकी, ये क्या है? उसकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब देखें इसको उसने स्टार्ट कैसे किया है? एक जनरल बात से किया कि रीडिंग अ बुक इज experiencing the different season throughout the year. तो सो ये वो जो हम इसका स्टार्टअप कैसा है? डायरेक्ट, कोई एग्जांपल नहीं दी, एक डायरेक्ट आइडिया से स्टार्ट किया, डायरेक्ट वे है ऑफ द स्टार्टिंग। ये उसने जस्ट एक उसको ब्रिज कर लिया। बिल्कुल कर सकते, इसका जा सकते हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये है, इसका ताल्लुक रीडर से है। ठीक है, आप रीडर की अटेंशन कैसे लेते हैं, उसका माइंड कैसे बनाते हैं, और फिर उस माइंड को आप हुक कैसे करते हैं, उसको नैरो डाउन करके थीसिस पे कैसे ले आते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि लेट से आप इंटायरली एक डिफरेंट वर्ड में चले जाएं, वहां से आप एग्जाम्पल लें, आप ले सकते हो टेक्निकली, लेकिन आप उसको रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मतलब उसी वो जो आपकी डोमेन है, आप उसी से ही कोई चीज़ स्टार्ट लें तो आपको रिलेट करना आसान होता है। टेक्निकली दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो आप उसी फील्ड से लेंगे एग्जाम्पल तो वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा, रिलेट करना ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा। जो अगर आप दूसरी से लेंगे तो यू विल बी रिस्किंग उसकी रिलेटेडनेस को। ये मेरी एक पॉइंट है, बाकी टेक्निकली दोनों करेक्ट। इसकी समझ आ गई जी? हुक, ब्रिज एंड थीसिस। ये अब उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि जनरल स्टार्ट, वही जो हमने बात की। जनरल स्टार्ट किस लिए? टू अट्रैक्ट योर रीडर्स अटेंशन। वो जो हुक है वो एक जनरल स्टार्ट है। दूसरी उसने बात क्या की? थीसिस स्टेटमेंट, जो हम पहले कर चुके हैं कि उसके अंदर आप थीसिस स्टेट द मेन टॉपिक, लिस्ट डाउन सब डिवीजन इंडी, ये वही बात है जो हम पहले, कि आपको थीसिस स्टेटमेंट अगर लिख ली तो वही आपने लिखनी है। पहले आपने इसकी मेन बात यही है कि आपने हुक करना है, हुक का आपने समझना है। हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे क्या है, तो यहाँ पे आपने वही टेक्निक हुक के लिए इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि थीसिस स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है, अभी हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो वो भी इसी कंटेक्स्ट में आ जाएगी। तो लेकिन ये तीन पार्ट आपके अगर उसके एसे के अंदर होंगे तो आपका इंट्रो कंप्लीट होगा। अगर ये तीन पार्ट उसके नहीं होंगे तो इंट्रो स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं होगा, फॉल्टी होगा। ये उसने, हमने आप लोगों को, मैंने ये वो भी बना के दी थी कि अगर आप इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जनरल से
स्पेसिफिक आते हैं. जनरल स्टेटमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, एडिशनल स्टेटमेंट दैट लीड्स इनटू द स्टेटमेंट, एंड देन थीसिस स्टेटमेंट. 3 ही पार्ट हैं. ये आपने हुक किया, ये कनेक्टिंग किया, और ये आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखी. ये अपसाइड डाउन ट्रायंगल, जनरल से स्पेसिफिक आ गए. अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ली हैं मुख्तलिफ दुनिया के राइटर्स की कि वो इंट्रो लिखते किस तरह, ये वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, कहाँ पे उन्होंने क्या क्या मेथड इस्तेमाल. ये मैंने एक पहला ऐसे लिया, द डैम्ड ह्यूमन रेस, अमेरिकन सायरिस्ट है मार्क ट्वेन, उनका ये ऐसे है. उसका ये ऐसे का स्टार्ट है. अब आप देखें कि उसने स्टार्ट कैसे किया. मैं लेता हूं कुछ, ठीक है जी. अब देखें, वो कहते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग द ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ लोअर एनिमल्स सो कॉल्ड एंड कंट्रास्टिंग देम विद द ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ मैन. आई फाइंड द रिजल्ट ह्यूमिलेटिंग टू मी, फॉर इट obliges me to renounce my allegiance to the Darwinian theory of the ascent of man from the lower animal, since it now seems plain to me that the theory ought to be vacated in favor of a new and truer one, and this new and truer one to be named the descent of man from the higher animals. अब देखें, उसका ये जनरल स्टार्ट है ना, उसने अपनी कि मैं ये स्टडी करता रहा हूँ, मैंने कहा कि ये चीज़ें करके, ये उसकी अब थियरी आ गई कि अब उसने पूरा ऐसे इस बात पे लिखा है कि जो इंसान है ये लोअर एनिमल से असेंट नहीं किया, बल्कि उन एनिमल से ये नीचे चला गया. इसका पूरा ऐसे है ही इसी बात पर, इसलिए उसने कहा डैम्ड ह्यूमन रेस. इसमें उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल एक दी हुई है, मज़ेदार. वो कहता है जो बिल्ली है ना, ये भी चूहे को खाती है, हाँ, तो चूहे को तकलीफ होती है, लेकिन उसमें बिल्ली बड़ी इनोसेंट है. क्यों इनोसेंट है? वो कहते हैं बिल्ली को पता ही नहीं चलता कि उसको तकलीफ होती है. लेकिन वो कहते हैं जब इंसान किसी को मारता है ना, तो इंसान को पता होता है कि उसको तकलीफ हो रही है, वो फिर भी मारता है. हाँ, उसके आप ऐसे बड़े मजेदार है. तो कहने का ये है, वो स्टायर है, लेकिन हम तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. और फिर उसने जो एक एक पैरा के अंदर आर्गुमेंट्स दिए हैं और उस तरीके से वो बड़ा है. तो ये खैर आप देखें, यही चीज़ है ना, हुक उसने किया, उसने एडिशनल स्टेटमेंट दी, कनेक्टिंग स्टेटमेंट दी, और यहाँ पे अपनी जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है, जो उसका स्टेंस है, वो उसने पुट कर दिया. ठीक है. तो ये एक चीज़ है जो मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहता कि इंट्रोडक्शन लोग लिखते किस तरह. अब आपको क्वेश्चन था, ये आप थीसिस में नहीं कर सकते. यहाँ पे ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ 2 बातें. एक बात कि जो आपने जनरल पार्ट लिखना है ना, जनरल पार्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो है थीसिस उसमें नहीं करते. लेकिन ये वाले जो आपके राइटर्स हैं, ये तो चूँकि उस्ताद लोग हैं, ठीक है, तो इनकी आप एक जनरल लेते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना एक वो वे होता है. तो आपकी जो FPSC की एक है, उसके अंदर आप ये नहीं करते. हमने उस फॉर्मेट को, फॉर्मल फॉर्मेट को हमने फॉलो करना. एक मैंने और लिया है, हैंगिंग, जॉर्ज ऑरवेल का ऐसे है. ठीक है. आप देखें, इसमें उसने इट वाज इन बर्मा, एक उससे वाक़या से स्टार्ट किया, उसी चीज़ को उसने वो सारी चीज़ें की, और यहाँ पे आके वो बताता है इस हैंगिंग के बारे में कि जिनको उसने अगले पूरे उस ऐसे के अंदर है. ये कि पहली बात हुक किया, बर्मा को उसने थोड़ा सा वो करके,
It was Burma, a sudden morning of the rains, a sickly lights like yellow tin foil was slanting over the high wall into the jail yard. अब यहाँ से अब देखो हैंगिंग है ना, एक जो और इंटरेस्टिंग बात है, तो अब उसने पिक्चर भी ग्लूमी खींची है ताकि आपको और हैंगिंग और वो जो सारा एक जेल और आपका ज़हन पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक और है, आवर परफेक्ट समर। अब अगेन उसने एक इंसिडेंट से स्टार्ट किया, उसी तरह से उसने नैरो डाउन किया, उसी तरीके से वो एक चीज़ लेके आई। अब हमारा क्या, हालांकि थीसिस स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकती, लेकिन इसने एक क्वेश्चन फॉर्म, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म इन इटसेल्फ वो एक डिबेट जनरेट कर रहा। मैंने वही कहा कि ये नहीं हो सकती, हमारे जो फार्मूले है यहाँ मैं सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमने जो अपनी थीसिस स्टेटमेंट का एक तरीका पढ़ा है हमने वो फॉलो करना है। ये जस्ट एक वे है कि देखें उसने एक स्टार्ट किया है जनरल बात से, फिर उसने उसी को नैरो डाउन करके ये आखिर लिया। अब इसी पॉइंट को कि लोग उस तरह उसके बारे बात कैसे करते हैं, जो बात करते हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो नीचे जाके सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करें। यहाँ पे उसने आपको वो किया, एक क्वेश्चन उसने पोज किया। अगेन वंस मोर टू द लेक, अपना वाकया बताता है, वालिद के साथ था तो क्या आया था, अब खुद आया है तो क्या है। तो अगेन वही चीज़ उसने एक वाकया से स्टार्ट किया। यानी वो जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बेसिकली बात कर रहे हैं कि आप इंट्रो स्टार्ट कैसे करो, आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट से भी कर सकते हो, और फिर उनको लेके कैसे आते हो। अगेन ये एक चीज़ है, इस काफ़ी मैंने इसमें एक वो किए थे, ए फ्यू मंथ एगो, अगेन वही चीज़, गो जेंटल इनटू द गुड नाइट, अगेन वही चीज़। तो ये एक जस्ट मैंने आप लोगों को कि जो इंट्रो है हमने जो पढ़ा कि इंट्रो हम लिखते क्यों हैं, अपनी थीसिस स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए। इंट्रो लिखना किस तरह चाहिए कि 3 पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट हुक करने का होना चाहिए, दूसरा पार्ट कनेक्टिंग ब्रिज होनी चाहिए, तीसरा पार्ट थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट कहाँ आनी चाहिए, तो एक ये जगह है जहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट आती है। जो हुक करना है वो 2 तरीकों से करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप कैसे करते हो, कोई एग्जाम्पल के थ्रू, कोई इंसिडेंट के थ्रू, कोई कोटेशन के थ्रू, कोई वर्स के थ्रू, कोई शायरी के थ्रू, किसी भी, जैसे ये हमने वाकया, कोई इंसिडेंट के थ्रू, कोई हैपनिंग। और डायरेक्ट में कैसे करते हो, किसी आइडिया, जैसे मैंने पहला दिखाया। तो ये आपका वो पार्ट है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो क्या है, बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब बॉडी हम क्यों लिखते हैं, सब्सटेंशिएट कर। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये एक इसका स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस। बॉडी का पैराग्राफ किससे स्टार्ट होता है। अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर इंट्रो के स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ है। इंट्रो में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे होते हैं जिसका टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक रीडर्स। यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ हमने इंट्रो स्टार्ट कैसे करना है, टॉपिक सेंटेंस से, पैराग्राफिक स्टेटमेंट से, उस आर्ग्यूमेंट से जो हम देना चाहते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो और ये टॉपिक सेंटेंस कैसा होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी उसी की सपोर्ट में आना चाहिए ना। कोई ऐसा टॉपिक सेंटेंस आप नहीं लिख सकते जो किसी ना किसी हवाले से आपकी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट ना कर। लाजमी तौर पे इसका ताल्लुक होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट के साथ। तो ये आपका पहला पार्ट है, थीसिस टॉपिक सेंटेंस। सेकंड आप क्या करते हो, ट्रांजिशन में आते हो, आप एक्सप्लेन करते हो उस अपनी थीसिस स्टेटमेंट, अपनी पैराग्राफिक स्टेटमेंट को। एक्सप्लेन करने से क्या मुराद है, आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, बताते हो कि ये क्या है। वो मैंने कहा था कि जहाँ पे आप नेसेसरी समझें वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर दें, जहाँ पे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा आपका पार्ट क्या है,
ये ट्रांजिशन के लिए आप कर रहे होते हो। फिर क्या है, आप उसका कंटेक्स्ट देते हो कि ये आर्गूमेंट, जैसे हमने कहा कि सिविल सोसाइटी जो है उसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो बढ़ रही है, कंटेक्स्ट देते हो कि पूरा क्यों, कैसे, कब से। अच्छा, फिर आप उसकी एविडेंस देते हो। वो जो हम बात करते हैं कि जो भी आप डिस्कशन पार्ट है उसके अंदर आप सपोर्ट करते हो विद सम डाटा, विद सम रेफरेंस, विद सम एग्जाम्पल। और वो जो डाटा है, वो जो एग्जाम्पल है, वो क्या है, वो एविडेंस का पार्ट, एविडेंस ऑफ नॉलेज। आपने उधर पढ़ा ना कि लिटिल एविडेंस ऑफ नॉलेज। आपने, जब मैं आपको क्राइटेरिया पढ़ा रहा था तो जो फेल होने वाले थे उसमें उसने लिखा था कि क्यों फेल होते हैं या क्यों मार्क्स कम आते हैं, लिटिल एविडेंस ऑफ नॉलेज। तो ये वो एविडेंस है जिसको आप हम जो डाटा, एग्जाम्पल, यानी आर्ग्यूमेंट तो हमने दे दिया, रीज़न हमने दे दिया, और वो रीज़न हमारा टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म में है। अब जो उसको हमने सब्सटेंशिएट करना है, उसको जो हमने सपोर्ट करना है, वो एविडेंस के थ्रू करना है। और फिर हमने उसी जो एविडेंस दी है, ज़ाहिर हम उसी को रिलेट करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एविडेंस इसके साथ कैसे रिलेट करते। और फिर लास्ट में क्या है, हम इस डिस्कशन का एक कंक्लूजन निकालते हैं ना, और फिर उस कंक्लूजन को हमने क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस। आइडिया है दिन में कि नहीं, कि हमने जब अपना यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने उसमें से क्या चीज़ें की थी। मैं जस्ट आप लोगों को रिफ्रेश उस कंटेक्स्ट में करना चाहता हूँ कि हमने कहा था पहले आप क्या लिखें, पैराग्राफिक स्टेटमेंट लिखें। दूसरा हमने कहा था एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफिक स्टेटमेंट। तीसरा हमने कहा था डिस्कशन अबाउट द पैराग्राफिक स्टेटमेंट। इसमें हमने कहा था कि इसमें आप एविडेंस दें, वो आपका डाटा हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकती है, कुछ भी, व्हाट्सएवर द फॉर्म में भी। फिर आपका क्या है, रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन। और फिर लास्ट क्या है कि लिंकिंग रिजल्ट विद पैराग्राफिक स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट। यही था। तो अब देखें, यही बात, टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफिक स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, डिस्कशन के अंदर, और लास्ट कंक्लूजन, रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन, और लिंकिंग, ये लिंक है। ट्रांजिशन से होता है ना कि उसको कोहेरेंस क्रिएट होती है कि एक बात से आप दूसरी बात की तरफ शिफ्ट, नहीं, एक बात से दूसरी बात की तरफ कैसे जाना है, ये चीज़। वो जो हम पढ़ेंगे ना कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में क्या है, वो कोहेरेंस के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो जो हमने पहले एक पढ़ा हुआ। तो ये एक स्ट्रक्चर है बॉडी के पैराग्राफ का। जैसे हमने पहला इंट्रो का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये वाला या ये वाला, अब आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी के इंट्रोडक्शन, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। अब होना क्या चाहिए कि टॉपिक सेंटेंस से क्या मुराद है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोर्ट सेंटेंस क्या होते हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होते हैं। जस्ट उसको मैंने और थोड़ा, टॉपिक सेंटेंस, इट शुड बी क्लियर, relevant, broad statement with controlling idea, blueprint for the paragraph। तो ये हमने कहा था कि ये it should be index of the whole paragraph, और ये relate करना चाहिए with thesis statement, ये short होना चाहिए। ये हमने 4, 5, 6। अब दूसरी, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है या डिस्कशन वाला पार्ट है, इसकी वो बात कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एक्सप्लेन टॉपिक सेंटेंस, ये जो हमने बात की, ऐड मोर डिटेल ताकि टॉपिक की क्लैरिटी आए, उस आर्ग्यूमेंट की क्लैरिटी आए। सेकंड पार्ट क्या है, यूजेस टेक्सचुअल एविडेंस दैट सपोर्ट एंड डेवलप द टॉपिक सेंटेंस, यूजेस कंक्रीट डिटेल्स। अब यहाँ पे बात आ गई एविडेंस की, डिस्कशन की। और कंक्रीट डिटेल्स में क्या है, फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, रीजन हैं, हो सकता है ना, उस पर डिपेंड करता है। एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते,
डायरेक्ट कोट्स हो सकती हैं, पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, जो हम कहते हैं कि कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई डाटा दे सकते हैं, नहीं दे, डाटा फ्रॉम रिसर्च, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एनेक्डोट्स, स्टोरीज, ये जो फॉर्मल आप स्टोरीज या एग्जाम्पल या हैपनिंग या ऑब्जर्वेशंस वो आप देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे दी जा सकती है। और ये जो पहले मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें पैराग्राफ, हम कोई पिक्चर बना सकते हैं, कोई टेबल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, लेकिन वो इस जगह पे, इस जगह पे, यानी जो पैराग्राफ बॉडी का पैराग्राफ है उसके मिड में, वो आप कर सकते हो। लास्ट जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपने क्या करना है, जो हमने ये कहा कि रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, इनकी वैल्यू क्या है, यूनिफाइज ऑल पैराग्राफिक इन्फॉर्मेशन इनटू सो व्हाट, वो वही लिंकिंग है कि इस इन्फॉर्मेशन देने का मतलब क्या है, इसलिए दे रहे हैं कि ये टॉपिक सेंटेंस को प्रूव कर, एंड सिंथेसाइज पैराग्राफ कंटेंट विद टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट। सो ये आपके एक पैराग्राफ की जो बॉडी का पैराग्राफ है उसकी, ये उसको एक अगेन एक उसी कंटेक्स्ट में है कि आपका टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल्स है, इसको एक पूरा वो किया हुआ है ताकि आप लोगों को भूख भी लगी होगी तो ये आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आप इस तरह देखना चाहते हैं तो ये भी अगेन वही चीज़ है, यानी आपका बेसिकली जो टॉप वाला पार्ट है टॉपिक सेंटेंस और रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन है वो सेम है ना, ठीक है। दरमियान में क्या है, वो डिटेल है, वो एविडेंस है, और जिसकी बुनियाद पे आप वो सारा करते हैं। ये आपकी पूरे एक बॉडी का जो पैराग्राफ था उसकी। अब ये कंक्लूजन है कि कंक्लूजन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वही जो हमने इंट्रो लिखा है उसका रिवर्स है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे रीस्टेट थीसिस है, आप थीसिस स्टेटमेंट को क्या करें, रीस्टेट कर दें। तो आप एक आपने वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी, एक आप कंक्लूजन में आप लिखेंगे। फिर इसमें है कि जो आपकी वो लीडिंग एक सेंटेंस है और लास्ट में आपका फिर जनरल थॉट आ जाएगी, जनरल बात आ जाएगी। तो ये तीन आपकी इस कंटेक्स्ट में है। ये मैंने एक उसी डैम्ड ह्यूमन रेस का एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा है, जिसकी मैंने पीछे वो आप लोग एक दफ़ा फिर देखें, फिर इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ये उसकी इंट्रो था। अब इसी इंट्रो को वो कंक्लूड कैसे करता है, यहाँ पे ये जो उसने बात आखिर में की है, ये so I find that we have descended and degenerated from some far ancestor, some microscopic atom wandering at its pleasure between the mighty horizons of a drop of water. तो वही चीज, below us nothing. साधु तले कुछ नहीं. Till we have reached the bottom stage of development, nameable as the human being below us. अब पावरफुल सेंटेंस देखना, below us, आप सोचते ही रह जाते. उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, कनेक्टिविटी. एंड सो आई फाइंड व्हाट वी हैव डिसेंडेड एंड डीजनरेटेड. आप इफेक्ट देखें उसका descended and degenerated. Some far ancestor, some microscopic atom, यानी एनिमल्स में भी वही जो माइक्रोस्कोप, जो वैसे नजर नहीं आता, यूनिसेलुलर से भी नीचे कोई माइक्रोस्कोप, wandering at its pleasure between the mighty horizons of a drop of water per chance. अब वो हम ड्रॉप कैसे हुए? इंटरेस्टिंगली कहते हैं इंसेक्ट बाय इंसेक्ट, एनिमल बाय एनिमल, रिप्टाइल बाय रिप्टाइल, डाउन द लॉन्ग हाईवे ऑफ स्मेर्चलेस इनोसेंस,
till we have reached the bottom stage of development, nameable as the human being. Below us nothing. कहता है ये वाले जो ऊपर है ना, ये क्या है? इनोसेंट है। इनोसेंट क्यों है? क्यों है? उसने एक रीजन भी बताई। वो कहता है ये इनोसेंट इसलिए हैं कि इनके अंदर मॉरल सेंस नहीं। वो कहता है इंसान को जो डाउन पे ले आई है ना, वो उसकी मॉरल सेंस, कि हमें पता होते हुए भी हम, उनको तो चलो पता नहीं है ना, वो जो कुछ भी करते हैं, हमें पता भी है। हम उसको कहता है सबसे बड़ा जो इंसान का, वो कहता है जिसने इसको वो डिजेनरेट किया ना, वो इसका है ही मॉरल। हम कहते हैं पता होते हुए हम सब कुछ करते हैं, और वो कहता है वो तो इनोसेंट है, उनको तो पता ही नहीं कि व्हाट दे आर डूइंग। क्यों नहीं पता? उनके अंदर मॉरल सेंस नहीं है। क्योंकि उसी बुनियाद पे आप जज करते हो ना, आप गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। ये जस्ट इसी को मैंने एक ही उसके अंदर दे दिया कि पूरा ऐसे क्या है। ऐसे एक पूरा आप अगर इसको समझें तो यही छोटा से पैराग्राफ को ही अगर आप बड़ा समझ लें तो यही ऐसे बन जाता। अगर आप एक्सट्रापोलेट करें, ऐसे के अंदर पहला पैरा क्या होता है? इंट्रोडक्शन का है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर जनरल स्टेटमेंट है और थीसिस स्टेटमेंट। दूसरा पैरा क्या है? बॉडी का पैराग्राफ है ना। टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग और आखिरी कंक्लूडिंग सेंटेंस, फाइनल थॉट। अगेन वही चीज़ जो पिछले मैंने दिखाई है, ये थोड़ा सा आप लोग और इसको उस कलर में देख लें। तो ये आपके एक ऐसे के बारे था कि ऐसे बेसिकली है क्या, ऐसे को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। हमने कहा ऐसे एक लिटरेरी राइट अप है जिसमें जो राइटर है वो क्या करता है? अपनी ओपिनियन देता है किसी भी टॉपिक के बारे में, और जो ओपिनियन देता है उसको सब्सटेंशिएट करता है। किस में करता है? एक प्रॉपर फॉर्मेट में करता है। फिर हमने डिफरेंशिएट किया लिटरेरी राइट अप और नॉन लिटरेरी के अंदर। फिर हमने राइटर के ऊपर थोड़ी सी बात की, उसकी वैल्यू क्या है। देन लास्ट हमने ओपिनियन के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट क्या है। फिर हम फॉर्मेट पे आ गए कि फॉर्मेट क्या है। हमने इंट्रो पे बात की, बॉडी के पैराग्राफ पे बात की और कंक्लूजन के ऊपर बात की। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब लास्ट जो आपका पार्ट है वो मैं इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इजी होगा उसकी। इसी का एक आप कह लें कि वो अक्सर स्टूडेंट के अंदर मैंने बहुत कन्फ्यूजन देखी है। वो कहते हैं ये हमारा जो ऐसे है ये इसकी टाइप क्या है? ये आर्गुमेंटेटिव है, ये नॉन आर्गुमेंटेटिव है, ये किस फॉर्म में है? तो ये एक चीज़ मैंने इसको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऐसे के कंटेक्स्ट में किया कि ऐसे की टाइप्स कितनी होती, और फिर आप उस स्ट्रक्चर के हवाले से रिलेट कर लेंगे। बहुत इजी। नैरेटिव ऐसे सिर्फ आप लोगों ने समझना है, स्ट्रक्चर इन सब का सेम है, यानी कोई भी फॉर्म होगी वो लिखा ऐसे ही जाएगा, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, यही उसका स्ट्रक्चर। इंट्रो वैसे ही लिखा जाएगा, बॉडी वैसे ही लिखी जाएगी, वो जो कंक्लूजन है वैसे ही लिखा जाएगा। सिर्फ आपने अब जो मैंने आपको ऐसे दिखाए हैं, ये जो पिछले हम देख रहे थे, उसमें कोई नैरेटिव था, कोई आर्गुमेंटेटिव था, मुख्तलिफ उसमें टाइप थी। अब 4 टाइप्स इसके अंदर हैं, 5। पहला ऐसे है नैरेटिव एसेज, दूसरी टाइप क्या है? डिस्क्रिप्टिव एसेज, तीसरी क्या है? कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन एसेज, जो आपका था कि जी को एजुकेशन, ये वो कंट्रास्ट कंपैरिजन। तो इस तरह के वो एसेज, काज एंड इफेक्ट एसेज, आर्गुमेंटेटिव एसेज। तो एसेज को हम इन 5 फॉर्म्स में तकसीम करते हैं, ऑन द नेचर, ऑन द बेसिस, जो टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आस्क्ड होता है। किसी क्वेश्चन में हमें ज़ाहिर है आर्गूमेंट्स प्रूव करना पड़ता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ता है, किसी चीज़ को नरेट करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ चीज़, किसी चीज़ में कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है ना। कहाँ पे कोई मुझे कहे कि अच्छा आप
इस जगह पे गए हैं तो उस जगह को ज़रा डिस्क्राइब कर दें, तो मैं कर सकता हूँ ना। कोई कहता है आपने ये इंसिडेंट देखा था, पूरा मेला देखा है, ज़रा वो नरेट तो करें, सही है। कोई कहता है आपने ये दो चीज़ें हैं, आपने वो जगह भी देखी, ये जगह भी देखी, तो दोनों में से अच्छी कौन सी है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। कुछ है काज इफेक्ट बड़ा आसान है कि ये इशू हुआ है तो क्यों हो गया, इसका हल क्या है। डिफरेंट सिचुएशन है ना लाइफ के अंदर। ये है कि मैंने आपने एक स्टैंस दिया है, आपने एक क्लेम किया है, तो आप इसको प्रूव कैसे करें। सो ये प्योरली बिलीव मी यही कंटेक्स्ट है जो नैरेटिव ऐसे में है। नैरेटिव ऐसे में आप, इसका मकसद ये है, इनके टॉपिक ही वो होते हैं जहां पे आपने कोई चीज देखी और आपने उसको नरेट करने कहानी की फॉर्म में। ये आपने कोई चीज देखी, आपने उसको डिस्क्राइब करना है 5 सेंसेस इस्तेमाल करके। यहां पे आपने दोनों को कंपैरिजन करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेनी है, वो शहर से दूर कितना है, यानी आपने फैक्टर आइडेंटिफाई किया ना, उन पे दोनों को कंपैरिजन करते जाना है। यहाँ पे काज इफेक्ट्स, वो आपको पता है काज कि इस चीज़ के ये काजेज हैं, ये इसका इफेक्ट्स है, ये सोल्यूशन है, वो तो एक सिंपल है। आर्गूमेंट्स कि आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है, कैसे करोगे। अब मैंने इसी की डिटेल है, नैरेटिव ऐसे होता क्या है, जस्ट एक एक स्लाइड है सबकी, ये आप लोग पढ़ लें। कि नैरेटिव ऐसे अचीव द सर्टन पर्पस, कोई उसका रिजल्ट होता है ना, कोई थीसिस स्टेट, क्यों, थ्रू अ टेलिंग अ स्टोरी, यानी स्टोरी फॉर्म में है जब भी हम नैरेटिव, विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग टू द रीडर एंड आल्सो रिजल्ट्स इन गेटिंग सम पॉइंट्स अक्रॉस, यानी आप उसको कुछ बताना चाहते हैं। अब ये हो क्या सकता है, जब भी नैरेटिव ऐसे आएगा, किस पे लिखा जाएगा, जब किसी बंदे पे लिखना हो, किसी पर्सनैलिटी पे जब आप ऐसे लिखते हो तो उस ऐसे को हम क्या कहते हैं, नैरेटिव ऐसे है। जब आप किसी प्लेस पे ऐसे लिखते हो तो उसको क्या कहते हो, नैरेटिव ऐसे है, आप एक प्लेस देखने गए हैं। जब आप किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को आपने देखा है तो उस पे ऐसे क्या लिखेंगे, नैरेटिव। अब समझ आ गई। यानी जब मैंने किसी शख्स पे, गांधी पे लिखना है, क़ायद-ए-आज़म पे लिखना है, किसी बंदे पे लिखना है, तो वो ऐसे की कौन सी फॉर्म मैं इस्तेमाल करूंगा, नैरेटिव। जब मैंने किसी जगह का देखना है, कोई शहर गया हूँ, को विजिट किया है, कोई खूबसूरत जगह है या जो भी है, तो उसको मैंने डिस्क्राइब करना है, तो वो भी यही। और कोई इवेंट मैंने अटेंड किया है तो उसको मैं ऐसे की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, नैरेटिव। सॉरी, ये मकसद होता है। ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, पर्सन, इवेंट और प्लेस। और ये किस फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में। स्टोरी ज़ाहिर है कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी ना, कहाँ से लेके कहाँ तक। मैं उस जगह पे गया तो इस वक्त गया, ये देखा, फिर ये देखा, फिर इस वक्त वापस आ गया। क्या था, पैदा हुए तो इस वक्त हुए, ये किया और फिर ये हो गए, सही है। अब ये लिखना कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे करना, ये इसका मकसद है कि हम ये क्यों करते हैं, वो एक जनरल, ये इसके लिखने का पॉइंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मेक अ स्पेसिफिक पॉइंट, वही थीसिस स्टेटमेंट। इन्वॉल्व रीडर, स्टोरी, क्रिएट विजुअल पिक्चर, सीक्वेंस इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल, स्टोरी की फॉर्म में है ना, सीक्वेंस आप करते हो। डिसाइड विच पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। जब आप ये करते हो तो आप दोनों फॉर्म में कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, जब आप नैरेटिव ऐसे लिखते हो। समझ गए इस पॉइंट को, हाँ। तो आप गांधी को ऐसे बयान करो ना कि मतलब उसकी, या क़ायद-ए-आज़म को, उसकी क्वालिटी जो है वो आप एक्सप्रेस कैसे करते हो। यही तो उसने कहा है ना, टू क्रिएट विजुअल पिक्चर्स, कि लोगों को नजर आए कि हाँ आप क़ायद-ए-आज़म चलता फिरता नजर आए आपके ऐसे पढ़ के, यही दिस इज द क्रिएटिव। हाँ नहीं, मैं ये कहता हूँ ये बहुत नहीं आते CSS में, लेकिन आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड, लिखे तो जाते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको ऐसे दिखाए, उसमें नैरेटिव ऐसे भी थे आपको ये, चलो CSS में तो इनका और है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये पढ़ लें कि अब फर्क क्या है। क्योंकि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव। नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा ये रहा हूं कि एक तो CSS का एग्जाम है, एक जिंदगी का इम्तिहान है, ठीक है। तो आपको एक आर्ट आनी चाहिए कि आपने कभी भी किसी चीज के ऊपर लिखना हो तो आपको पता हो कि मैं कैसे लिखूंगी। CSS में हो सकता है वो पूछ लें, कभी आ भी तो सकता है ना।
तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। A descriptive essay tells about a certain topic or story using details to appeal 5 senses. उस और इसमें जो टॉपिक है वो सेम है, यानी यहाँ भी पर्सन है, इवेंट है, ये जो प्लेस है, इवेंट है, और क्या है, एक्सपीरियंस, ये ऐड हुआ है इसके अंदर। 3 चीज़ें वही हैं। अब इसमें और उसमें फ़र्क कितना है कि वो कहानी की फॉर्म में है, यहाँ पे आपने 5 सेंसेस इस्तेमाल कर, यानी जिस वक्त आप 5 सेंसेस इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नरेशन से डिस्क्रिप्टिव में चली जाएगी। यानी कहते हैं ना इसकी राइटिंग बड़ी डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से क्या मुराद है कि आपने 5 सेंसेस इस्तेमाल किए हैं, कि फील करना, टच से, देख के, यही है ना 5 सेंसेस, और ये आर्ट है। यही आपकी राइटिंग को नॉन लिटरेरी से लिटरेरी बना देती, यही उसकी डिटेलिंग में बना देती। ये है, ये मैंने लिखा है, पर्सन, प्लेस, इवेंट, ऑब्जेक्ट आर। क्यों है ये 3 चीज़ें, इमेजिनेशन, विविड पिक्चर, फीलिंग्स, सीन, ये अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोग देख लें। मेक अ स्पेसिफिक पॉइंट, वही बात, थीसिस स्टेटमेंट। यूज सेंसरी डिटेल्स, गया सी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हाँ, सेंसरी डिटेल ना, उस ठंडी हवा ची मैंने पसीना आ गया, पत्नी जगह का खौफ सी, ये जहाज डोलन लगा, कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब ऐसे। तो आप उसके तीसरा क्या है, यूज एक्टिव वर्ड्स, अवॉइड वेज लैंग्वेज, क्रिएट डोमिनेंट एक्सप्रेशन, यूज कंपैरिजन, सिमिलीज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एनालॉजी। तो वही बात, स्ट्रक्चर वही, सिर्फ आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव में मैंने ये चीज करनी। ये अब है कंट्रास्ट, कंपैरिजन। अब यहाँ से CSS का प्रॉपर वो 2 बहुत कम आते हैं, लेकिन ये बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं। कंपैरिजन और कंट्रास्ट ऐसे टेल्स अबाउट 2 or more मेन सब्जेक्ट्स बाय पॉइंटिंग आउट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। ये है चूज टू, दो कोई भी चीजें हो सकती हैं, 2 पर्सन्स, 2 आइडियाज, 2 ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी। जब भी 2 चीजों के दरमियान कोई आप कंपैरिजन या कंट्रास्ट करेंगे तो फिर ये ऐसे आए, कंपेयर, कंट्रास्ट। ये है हैव अ क्लियर पर्पस एंड मेन पॉइंट, वही बात थी स्टेटमेंट। डिसाइड द ऑर्डर दैट बेस्ट सूट्स योर ऐसे, पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। आप जिस तरीके से भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, इंटेग्रिटी वाइज कहते हैं, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये कितना इंटेग्रिटी वाइज है, ये कितना है, ये ऑनेस्टी वाइज, ये क्रिएटिविटी, कोई भी आप पॉइंट लें, ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ले लें कि पॉलिटिकल में उसने कितना काम किया, इकोनॉमिक में कितना किया, सोशल में कोई भी है, वो कहते हैं मोड आप पे डिपेंड करता है। इन योर थीसिस स्टेटमेंट आर कंट्रोलिंग आइडिया इंक्लूड सब्जेक्ट, whether you will be talking about similarities or differences or both, and state your main point, or have a sufficient number of significant characteristics and detail। वो आप जितना होगा तो उस हवाले से आप कर लेंगे। ये cause effects का है। A cause or effect ऐसे analyzes what causes certain things to happen, वही causes आपने टर्म किया, ऐसा क्यों हुआ, ये certain way the results brought about by certain event or both। person, events, वही सेम चीज, हैव अ क्लियर पर्पस एंड मेन, डिसाइड वेदर यू विल फोकस ऑन काजेज, इफेक्ट्स आर बोथ, देयर कैन बी मल्टीपल काजेज ऑफ वन इफेक्ट्स। एक बंदे से फेल होने 100 काजेज हो सकते हैं, इसलिए कह देयर कैन बी मल्टीपल काजेज ऑफ वन इफेक्ट, देयर कैन बी वन काज ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स। चूज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन काज एंड इफेक्ट फुली। ये आर्गुमेंटेटिव है। एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे मेक्स अ क्लेम एंड देन गिव्स एग्जांपल एंड एविडेंस टू प्रूव दैट पॉइंट। हम अपना बिलीफ कोई हो सकता है, आइडिया, कंट्रोवर्शियल इशू कोई भी हो सकता है, जिस पे हमने अभी बात की, आपकी थीसिस स्टेटमेंट, ओपिनियन और डिटेल में की। स्टोरीज, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स, आप उससे सपोर्ट करेंगे। हैव अ क्लियर पर्पस एंड मेन पॉइंट, शोज अ नैरो इशू, बी अवेयर ऑफ योर ऑडियंस, use convincing details as evidence to support your choose the main appropriate way of arguing। इंडक्टिव और डिडक्टिव वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने जब डिटेल में पढ़ा था कि इंडक्टिव वे ऑफ राइटिंग क्या होता है और
डिडक्टिव क्या होता है, एक्नॉलेज अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रूव यू हैव थॉट अबाउट द टॉपिक, वो हमने जो कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स था वो हमने बात की। तो ये बिल्कुल दे सकते हैं, वो उसकी सपोर्ट में दे सकते हैं ना, आइडिया की सपोर्ट में दे सकते हैं, नॉट एज एन आइडिया। तो इसलिए वो कहते हैं ऐसे दो टाइप्स, अगर ब्रॉडली में उन 5 कैटेगरीज को तकसीम करूं तो 2 में हैं, ये एक्सपोजिटरी हैं और ये परसुएसिव। एक्सपोजिटरी के अंदर क्या होता है कि मैं उसको एक्सपोज कर रहा होता हूँ अपनी जिस चीज़ को मैंने देखा है, ताकि लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए, ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखें उस चीज़ की, ज़्यादा डिफरेंट एंगल से देखें। एक्सपोज यहाँ पे क्या होता है, मैं उनको परसू कर रहा होता हूँ कि वो इस बात को मान लें। और ये थोड़े से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किए हैं कि इनकी एक वैल्यू है। ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं जब बताऊंगा तो आप लोग इसको वो करेंगे। आपका CSS का मैं समझता हूँ, ये मैंने कोई 15-20 वर्ड्स दिए हैं जिनके समझे बगैर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, जब उसका क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन के अगर क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखे होते हैं, डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट, ल्यूसिडेट इट, ये वर्ड्स इतने सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन इट, ये वर्ड इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि वो पूरे क्वेश्चन की डायरेक्शन तय करते हैं कि मैंने इसके अंदर करना क्या है। हमारा जो नॉर्मल रवैया है, जनरल रवैया, वो क्या है कि हम सबके साथ मोर और लेस एक सा सलूक करते हैं कि उसने कुछ भी लिखा हो। तो ये चीज़ है जो आपको एज देगी कि मैंने इस क्वेश्चन के साथ, वो पाकिस्तान अफेयर का है, वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सो ये मैंने एक उन वर्ड्स को वो किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब वो वर्ड आखिर में लिखेगा किसी क्वेश्चन के, तो उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। कंपेयर, जब भी कंपैरिजन का वर्ड आए, एग्जामिन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक टू नोट एंड डिस्कस सिमिलर, इसमें डिफरेंसेस, जब भी कंपेयर का वर्ड आए तो वो कहता है इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों दें। और जब कंट्रास्ट का वर्ड आए, सिर्फ डिफरेंसेस। डिफाइन, डिफाइन इट, give a clear authoritative meaning that identifies distinguishing characteristics, ये मतलब होता है। यानी वो मीनिंग्स या वो जो उसकी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपने देनी। फिर डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब इट, डिस्क्राइब की क्या बाउंड्री है, रिलेट द डिटेल्स दैट मेक द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन यूनिक, यूनिकनेस क्रिएट करनी, इस तरह उसकी डिटेल देनी। डायग्राम, वो तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर डेट एक्सप्लेन योर आंसर। ट्रेस, सिमिलर टू नरेट, डिस्क्राइब द क्रोनोलॉजी ऑफ एन इवेंट टू रिवील इट्स मीनिंग। इन रिवील का या ट्रेस का और नरेट का जब भी लफ्ज आए तो इसका मतलब है आपने स्टोरी सुनानी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत लिखनी है। ये है डिस्कस, ये डिस्कस का मतलब है कि एग्जामिन द सब्जेक्ट थारोली, एग्जामिन द सब्जेक्ट थारोली एंड गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। डिस्कस, enumerates, determine the points that you must make and present them in a list or outline form। यानी आपने पॉइंट फॉर्म में लिखना है जब enumerate की बात आए, वो पॉइंट्स जो आप करना चाहते हैं। एक्सप्लेन, clarify meaning in a straightforward fashion, paying attention to the reasons for a situation, qualifying and quantifying। कि ये सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन देनी है ना कि ये ऐसे कैसे हुआ, क्वालिटेटिवली स्टैटिस्टिक्स से, क्वांटिटेटिवली स्टैटिस्टिक्स से, या क्वालिफाइंग कोई और रीज़न। इलस्ट्रेट, जब इलस्ट्रेट का वर्ड है तो फिर उसमें वो कहता है यूज एग्जाम्पल्स।
graphic organizers, evidence, analogies to give meaning or answer a problem. Illustrate. हम discuss, explain, illustrate को same समझ. Interpret, explain the meaning of something or solve a problem using personal opinion including a reaction. अब ये नरेट आ गया. ये आप लोग बेशक साथ साथ तस्वीर भी इसकी ले लें जब ये पूरा हो जाए, ताकि आप लोगों के पास ये वर्ड महफूज रहें और ये नहीं भूलने किसी भी सब्जेक्ट में. इन्हीं के गिर्द अपना क्वेश्चन बिल्ड करें. एक्सप्लेन एन एक्यूरेंस बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स. वो नरेट का वही स्टोरी की फॉर्म में और क्रोनोलॉजिकल इवेंट. आउटलाइन, डिस्क्राइब इन एन ऑर्गेनाइज फैशन सिस्टमेटिकली हाईलाइटिंग ओनली द मेजर पॉइंट्स. जो हम आउटलाइन में कहते हैं कि सिर्फ मेजर पॉइंट्स. रिलेट, explain the associations or connection between two or more things. Circumstances or even people may also be used to mean review. Critically examine the topic, event, idea or thing in question, discussing major points and their strengths or weaknesses. State, express major points concisely without using examples or delay. अब illustrate और state का फर्क आ. Criticize. Express your judgment about the strength and weakness of your topic and draw conclusions. Evaluate. Assess the topic based on its strength and weaknesses, drawing conclusion. Justify, defend or uphold your position on the topic using convincing evidence. Prove, confirm or verify that something is real or true using evidence, examples, sound reasoning. Thank you very much. तो ये एक चीज़ जस्ट आज आप लोगों के साथ एक लंबा जो है हो रहा. तो आई फियर कि आप लोग भी थक गए होंगे और मैं तो बहुत थक गया हूँ. अब इसमें ये है कि एक जनरल ओवरव्यू था ताकि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो रिकैपिचुलेट हो जाएं. चलो तो देखें, जैसे हमने शुरू में मैंने डिस्कस किया कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्सटेंसिव स्टडी का, मेहनत का और ऑर्गेनाइज मेहनत का. आम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं करते. तो इसलिए 3 चीज़ें आपने फोकस में रखनी है. ऐसे या कंपोजिशन या ये जो कंपलसरी हैं इनका पास करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है कि बाकियों में आपके मार्क्स कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप एलोकेट तो हो जाएंगे. लेकिन इनमें ख़ास तौर पे क्योंकि बाकियों में तो बहुत कम स्टूडेंट फेल होते हैं, असल तो ऐसे वगैरह में, कंपोजिशन वगैरह में होते हैं. तो इसकी आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना. रिस्क अवॉइडेंस है. अब रिस्क कैसे अवॉइड हो सकता है? मैंने आपको 3 बुनियादी बातें बताई शुरू में. लैंग्वेज, कंटेंट और स्ट्रक्चर. सो आप और लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैंने कहा, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि गलतियां स्टूडेंट की, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट की, वो वर्ब की होती है, बाकियों की बहुत कम होती है. वर्ब की ज़्यादा गलतियां होती हैं. तो सो अपने आप को, और इस लेवल पे जितने भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं वो सिर्फ उनकी तवज्जो नहीं है, वो प्रॉपरली उसको सेंटेंस पे या तो वो खुद फोकस नहीं करते या दे आर नॉट ट्रेन्ड या कोई भी इशू है. अगर वो थोड़ा सा फोकस कर लें, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसको करेक्ट ना किया जा सके. तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें लैंग्वेज के ऊपर, जितनी सिंपल रखें नो मैटर, लेकिन ग्रामेटिकली कोशिश करें कि करेक्ट हो. ये पहला अचीव करें. 1. दूसरी चीज़ जो इस स्टेज पे हम कर सकते हैं कि आप लिस्ट डाउन, जैसे मैंने पहले आप लोगों को टॉपिक बताए, जो बच्चे पूछ भी रहे हैं कि आज कौन सा टॉपिक होंगे, मैंने आपको पहले बताया कि ये एरियाज है. आप वो एरियाज अपने उनके टॉपिक आप देख लें. पॉलिटिकल हैं इस वक्त, जो मैंने आपको वे भी बताया कि किस तरीके से देखना है. एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, जनरल,
प्रोवर्बियल, ये 5-7 एरियाज हैं। तो एटलीस्ट आप ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हैं, इन टॉपिक्स की आउटलाइन बना लें। यानी इनके अंदर जो मेन आइडियाज़ हैं, आप पॉलिटिकल मैटर के ये आइडियाज़ हैं, उसके अंदर ये आइडियाज़ हैं, और ये लाजमी तौर पे टॉपिक आपने पाकिस्तान अफेयर या उसके अंदर पढ़े हो। और ये जो अभी एकेडमी में और थोड़ा सा वर्क भी हुआ था, तो इन्होंने कुछ 5-6 एरियाज़ हैं जो यहाँ पे टॉपिक के हवाले से इन्होंने वो किए। जैसे टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन पे बड़ा जोर है, आईटी के कोई ना कोई एस्पेक्ट है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी इसी आईटी के रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन के, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन के रिलेटेड। ये हो सकता है इसका कोई वे वो चेंज कर दें, हमारी ये जो गवर्नेंस है इसके अंदर कर दें। चूँकि अभी ये जो पीएम का एक वो इनाग्रेशन भी हुई थी, जिसमें गूगल से वो इनकी हेड उन्होंने बनाई, जिसका काम ही यही है डिजिटलाइजेशन। तो एक टॉपिक टेक्नोलॉजी में, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ वो डेमोक्रेसी है। ये हमारा वैसे भी है, कोई ना कोई इसका एस्पेक्ट किसी ना किसी एस्पेक्ट से अकाउंटेबिलिटी के कंटेक्स्ट में हो सकती है, डिलीवरी के कंटेक्स्ट में हो सकती है, सर्विस डिलीवरी के कंटेक्स्ट में। ये अभी तो चूँकि सारा है ही इसी सर्विस डिलीवरी के ऊपर। होप थी लोगों की, होप है लोगों की कि हम एक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, तो इस कंटेक्स्ट में हो सकता है। फेमिनिज़म की एक वो हमारे कुछ अरसे से टॉपिक है, तो उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट हो सकता है। फिर इकानमी के ऊपर हमारा जो इस वक्त टैक्स कल्चर है, एफबीआर रिफॉर्म्स हैं, या आईएमएफ का प्रोग्राम है, इस कंटेक्स्ट में कोई ना कोई वो हो सकता है। फिर अभी हमारा क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी वो स्ट्रेस है, कोई ना कोई क्लाइमेट कंटेक्स्ट में वो डेफिनेटली। फिर ये जो हमारे मुस्लिम उम्मा के लिहाज से है, इस्लामोफोबिया के कंटेक्स्ट में है, कोई शायद ये टॉपिक इस तरह का हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो इन्होंने, जो एकेडमी में विद कंसल्टेशन वर्क, अभी और भी ये करेंगे, तो इन पे मेरा ख्याल है ये भी साथ आप फोकस कर लें। बाकी ये जो आप लोगों का अभी पेपर आएगा मॉक 2 में, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर हम अपनी जितने भी इम्पोर्टेंट हम समझते हैं टॉपिक हो सकते हैं, एरियाज़ हो सकते हैं, हम उसमें दें, तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन कौन से एरियाज। तो तीसरी जो चीज़ है जो इन कंटेंट के साथ थी, वो स्ट्रक्चर की थी। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ याद रखने हैं। इंट्रो याद रखना है, एक पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ है, और वो 3 ही बातें हैं, हुक, ब्रिज और थीसिस स्टेट। दूसरा आपको बॉडी का पैराग्राफ याद रखना है, और वो आप वो याद रख लें, खाने वाला। और लास्ट जो है वो आप कंक्लूजन का कर लें। तो ये एक चीज़, मैं एक आखिरी जो चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इसमें बार बार भूल जाता हूँ, वो है कि आपके एसे की, आप लोगों ने तो शायद काफ़ी इस पे किया है वर्क, वो मैं यूँ कहूँगा कि आपका टॉपिक आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है, टॉपिक के बाद आपने जो दूसरी हेडिंग देनी है वो आपने थीसिस स्टेटमेंट की देनी है। फिर आपकी जो भी थीसिस स्टेटमेंट है वो आप पेन पेंसिल से अपनी उससे स्टेट कर देनी है। फिर आपकी आउटलाइंस हैं, फिर आपने आउटलाइन 1 2 3 4 5 जितनी भी हैं वो लिखनी है। फिर आपकी हेडिंग कोई नहीं होनी, फिर आपने आगे इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखनी है और कंक्लूजन लिखना है। कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रो की, हेडिंग की, कोई बॉडी की या कंक्लूजन। लेकिन अगर आप कोई हेडिंग दे भी बैठते हैं तो वो भी मैं अक्सर कहता हूँ कोई शरन मना नहीं है, कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है कि आपने कर लिया तो उससे खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक फॉर दैट। थैंक यू।